आज हम यूपीएससी की तैयारी के नज़रिए से आधुनिक भारतीय इतिहास की एक पहेली को सुलझाने निकले हैं। पहेली यह है कि भारत नाम का ये आइडिया आखिर पैदा कैसे हुआ। मतलब 19वीं सदी से पहले ये जमीन तो थी, लेकिन क्या एक राष्ट्र की भावना थी? हाँ। आज हम एक जासूस की तरह उन सुरागों को खोजेंगे, उन घटनाओं की तह तक जाएंगे जिन्होंने करोड़ों अलग अलग पहचान वाले लोगों को एक टीम, एक राष्ट्र बना दिया। बिल्कुल। हमारे पास डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह का एक लेक्चर है और हमारा मिशन है इस लेक्चर के सबसे जरूरी हिस्सों को एक दिलचस्प कहानी में पिरोना। बिल्कुल, और ये कहानी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा अब ये नहीं पूछती कि क्या हुआ, हाँ, बल्कि ये पूछती है कि क्यों और कैसे हुआ। ये परीक्षा आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को परखती है। सही। आज की हमारी चर्चा इसी क्यों और कैसे पर होगी, जिसमें हम इतिहास की घटनाओं को एक दूसरे से जोड़कर देखेंगे। लेकिन किसी भी मिशन पर जाने से पहले तैयारी तो जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। लेक्चर की शुरुआत में तैयारी के लिए एक बहुत ही कारगर रणनीति बताई गई है, पढ़ना कहाँ से है। इसमें 3 स्रोतों को एक साथ इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। हाँ, और ये रणनीति समय बचाने और समझ को गहरा करने के लिए बेहतरीन है। पहला स्रोत है आपके क्लास नोट्स, जो लेक्चर का सार होते हैं। दूसरा, कोचिंग के हैंडआउट्स, जो अतिरिक्त जानकारी देते हैं। सही। और तीसरा, एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, जैसे बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। लेक्चर में सलाह दी गई है कि किसी भी टॉपिक को एक ही बैठक में इन तीनों स्रोतों से पढ़ें। पहले नोट्स, फिर हैंडआउट्स और फिर टेक्स्ट बुक। एक ही बैठक में तीनों, ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? लेकिन इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प तर्क है। ये सिर्फ रिवीजन के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा है गलतियों को पकड़ना और विरोधाभासों को पहचानना। अच्छा। सोचिए, एक स्रोत में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लिखा है और दूसरे में 567। जब आप तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तो यह अंतर तुरंत आपकी नजर में आ जाएगा। आप अलर्ट हो जाएंगे और सही जानकारी की खोज करेंगे। सही बात है। ये छोटी सी आदत आपको प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग से और मेंस में तथ्यात्मक गलती करने से बचा सकती है। ये आपकी तैयारी को सिर्फ मजबूत नहीं, बल्कि एरर प्रूफ बनाती है। तो ये तो हुई तैयारी की रणनीति, लेकिन जिस विषय की हम तैयारी कर रहे हैं उसकी कहानी में ही सबसे बड़ा सबक छिपा है। राष्ट्रवाद की कहानी, एक ऐसा विचार जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस विचार का जन्म कहाँ और कैसे हुआ? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रवाद एक आधुनिक विचार है जो पहले पश्चिमी यूरोप में जन्मा। लेकिन वहां के राष्ट्रवाद और भारत के राष्ट्रवाद में जमीन आसमान का फर्क था। यूरोप में ये विचार अक्सर खून और भाषा पर आधारित था। हम एक जैसे दिखते हैं, एक भाषा बोलते हैं, इसलिए हम एक राष्ट्र हैं। हाँ, जैसे जर्मनी का एकीकरण या इटली का। बिल्कुल, ये सब इसी विचार पर हुए। लेकिन भारत में तो ये फॉर्मूला चल ही नहीं सकता था। यहाँ तो हर 100 किलोमीटर पर बोली, पहनावा, खान पान सब बदल जाता है। बिल्कुल, भारत की विशाल विविधता को देखते हुए यहाँ खून और भाषा वाला राष्ट्रवाद असंभव था। तो भारत में राष्ट्रवाद का जन्म एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा गहरे विचार से हुआ। वो क्या था? ये विचार था, हमारा दुश्मन एक है, हमारी पीड़ा एक है और हमारी आजादी की चाहत एक है, इसलिए हम एक राष्ट्र हैं। अच्छा। ये साझा दुश्मन की चेतना थी जिसने हमें एक किया, साझा संस्कृति से भी ज्यादा। ये विविधता में एकता का असली मतलब था। तो 19वीं सदी में वह कौन से कारक थे, कौन से सुराग थे, जिन्होंने भारतीयों के मन में ये साझा दुश्मन और साझी पीड़ा की भावना जगाई? लेक्चर में इसके कई कारण बताए गए हैं और वे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला और शायद सबसे अनपेक्षित कारण था प्रशासनिक और कानूनी एकीकरण। अंग्रेजों का। हाँ, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए, भारत पर बेहतर नियंत्रण के लिए पूरे देश में एक जैसा प्रशासन, एक ही इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी और एक ही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी लागू किया। मतलब उनका इरादा तो हमें बांटकर राज करने का था, लेकिन अनजाने में उन्होंने हमें एक कानूनी धागे में पिरो दिया। सही पकड़े। सोचिए, पहली बार ऐसा हुआ कि कश्मीर में बैठे एक व्यक्ति और कन्याकुमारी में बैठे एक व्यक्ति पर एक ही कानून लागू हो रहा था। एक ही तरह की अदालतें थीं। जी, इससे लोगों में धीरे धीरे ये भावना आई कि वो एक ही राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। उनका इरादा भारत को एक राष्ट्र बनाना नहीं था, लेकिन उनके कामों का नतीजा यही निकला। और इसी दौर में भारत के अंदर से भी एक वैचारिक क्रांति हो रही थी। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनका क्या रोल था? इनका बहुत बहुत बड़ा रोल था।
इन आंदोलनों ने भारतीय समाज की अंदरूनी कमजोरियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद पर हमला किया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों की महानता को फिर से स्थापित किया। अच्छा। इससे भारतीयों में एक नया आत्मविश्वास जागा। उन्हें लगा कि हमारी संस्कृति किसी से कम नहीं है, बस उसमें कुछ सुधार की जरूरत है। ये एक तरह का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था। अच्छा। इसने लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ा और एक साझा गौरव का एहसास कराया। तो एक तरफ कानून हमें जोड़ रहा था, दूसरी तरफ संस्कृति में आत्मविश्वास लौट रहा था। लेकिन वो कौन सी चीज थी जिसने लोगों को ये महसूस कराया कि उन सबकी समस्या एक ही है? वो थी आर्थिक शोषण की कड़वी सच्चाई। ड्रेन ऑफ वेल्थ। बिल्कुल। दादाभाई नौरोजी ने इसे धन की निकासी का नाम दिया। ये सिर्फ टैक्स नहीं था, ये भारत की दौलत को लंदन भेजने का एक सुनियोजित सिस्टम था। कैसे? यहाँ के अधिकारियों की भारी भरकम सैलरी और पेंशन के रूप में, और ऐसे कर्जों के ब्याज के रूप में जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं था। जब पढ़े लिखे भारतीयों ने ये समझा तो उन्हें पहली बार ये साफ साफ दिखा कि उनका दुश्मन कोई एक अधिकारी या कलेक्टर नहीं, बल्कि पूरी की पूरी ब्रिटिश आर्थिक नीति है। और ये नीति सबको एक समान रूप से लौट रही थी। हाँ, पंजाब के किसान, बंगाल के कारीगर और बॉम्बे के व्यापारी, सबको। और इस शोषण को समझने में अंग्रेजी शिक्षा ने भी मदद की होगी, है ना? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल विरोधाभासी है, और यही तो इतिहास का मजा है। अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा इसलिए शुरू की ताकि उन्हें सस्ते क्लर्क मिल सके, लेकिन इसी शिक्षा के जरिए भारतीय बुद्धिजीवियों ने मिल्टन, रूसो, वॉल्टेयर को पढ़ा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार। बिल्कुल। और फिर उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, अगर ये विचार यूरोप के लिए सही हैं, तो भारत के लिए क्यों नहीं? अंग्रेजों ने हमें जो हथियार दिया, हमने उसी हथियार को उनकी तरफ मोड़ दिया। इसके साथ ही प्रेस और साहित्य की भूमिका भी बहुत बड़ी थी। अखबारों ने लोगों की आवाज को एक मंच दिया। हाँ, उस समय के अखबार आज के सोशल मीडिया की तरह थे। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, द हिंदू जैसे अखबारों ने निडर होकर सरकारी नीतियों की आलोचना की। उन्होंने धन की निकासी के सिद्धांत को आम लोगों तक पहुंचाया। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ जैसे उपन्यासों ने लोगों में देशभक्ति की आग जलाई। इन सब ने मिलकर एक अखिल भारतीय जनमत, पब्लिक ओपिनियन तैयार किया। और इन सभी विचारों को पूरे देश में फैलाने का काम किया अंग्रेजों के ही बनाए रेलवे और टेलीग्राफ ने। ये भी एक और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। बिल्कुल। लेकिन क्या हम इसे सिर्फ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं? लेक्चर में आर्थिक शोषण का भी जिक्र है। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेलवे ने जितना लोगों को आपस में जोड़ा, उससे कहीं ज्यादा भारत के गांवों से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाकर देश को लूटा? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यही समालोचनात्मक विश्लेषण, क्रिटिकल एनालिसिस। हाँ, रेलवे एक दोधारी तलवार थी। एक तरफ इसने भारत के अलग अलग कोनों में रहने वाले नेताओं को आपस में मिलने, विचार विमर्श करने का मौका दिया। सही। सोचिए, पहली बार एक तमिल व्यापारी और एक पंजाबी जमींदार, जो शायद सदियों तक एक दूसरे से नहीं मिलते, अब एक ही ट्रेन के डिब्बे में सफर कर रहे थे और अपनी परेशानी साझा कर रहे थे। भारत अब सिर्फ एक नक्शा नहीं, बल्कि एक साझा अनुभव बन रहा था। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ यही रेलवे लाइनें भारत के शोषण का हाईवे भी थी। अगर हम इन सभी कारकों का एक पाई चार्ट बनाएं, तो शायद सबसे बड़ा हिस्सा आर्थिक शोषण का होगा। लेकिन प्रशासनिक एकीकरण, रेलवे, शिक्षा और सुधार आंदोलन जैसे बाकी सभी हिस्से मिलकर ही उस पूरे चक्र को पूरा करते हैं जिसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। राष्ट्रवाद की इसी बढ़ती भावना और साझा चेतना के बीच इस नए विचार को एक संगठित आवाज देने के लिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जी। लेकिन इसकी स्थापना को लेकर भी एक बहस है। हाँ, और ये यूपीएससी मेल्स का एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। अच्छा। कांग्रेस की स्थापना को लेकर दो मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है लाला लाजपत राय द्वारा लोकप्रिय बनाया गया सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व, प्रेशर कुकर वाला। हाँ, बिल्कुल वही। इस थ्योरी के मुताबिक अंग्रेजों ने, खासकर एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने, कांग्रेस की स्थापना इसलिए करवाई ताकि भारतीयों के दिलों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो गुस्सा उबल रहा है, उसे एक सुरक्षित रास्ता मिल जाए। जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है, जो ज्यादा प्रेशर बनने पर भाप निकालकर कुकर को फटने से बचा लेता है, वैसे ही कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पर बनाया गया था। ये अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी। इस थ्योरी के अनुसार तो हाँ। लेकिन फिर आता है दूसरा सिद्धांत, जिसे इतिहासकार ज्यादा मानते हैं, राष्ट्रवादी थ्योरी।
वो क्या कहती है? ये सिद्धांत कहता है कि कांग्रेस की स्थापना किसी एक व्यक्ति या किसी एक घटना का परिणाम नहीं थी, बल्कि ये पिछले कई दशकों से चल रही राजनीतिक चेतना का एक स्वाभाविक विकास था। अच्छा। भारतीय नेता पहले से ही एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत महसूस कर रहे थे और एओ ह्यूम बस एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट बन गए। मजे की बात यह है कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी जिस जीवनी पर आधारित है, उसके लेखक ने बाद में खुद माना कि ये थ्योरी शायद पूरी तरह सही नहीं थी। इतिहास भी कितना पेचीदा है। कांग्रेस की शुरुआती 20 साल यानी 1885 से 1905 तक उदारवादी चरण या मॉडरेट फेज कहलाते हैं। एक आम सवाल जो एस्पिरेंट्स के मन में आता है वो ये है कि अगर इन उदारवादियों की मांगे इतनी मामूली थीं और वो सफल भी नहीं हो रहे थे, तो हम उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों मानते हैं? क्या उनका दौर एक तरह की असफलता नहीं था? ये सवाल उनकी भूमिका के बिल्कुल दिल में उतरता है। देखिए, उनके काम करने का तरीका 3P कहलाता था। पिटिशंस मतलब याचिकाएं, प्रेयर्स मतलब प्रार्थना पत्र और प्रोटेस्ट्स यानी संवैधानिक विरोध। अच्छा, 3P? जी, वे अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे और उन्हें लगता था कि अगर वे अपनी बात तर्कों के साथ रखेंगे तो सरकार जरूर सुनेगी। और उनकी मांगे भी स्वराज नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी मांगें थीं प्रशासन में सुधार, सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी कराने और आर्थिक नीतियों की समीक्षा जैसी। और इन मांगों का नतीजा क्या निकला? ज्यादातर तो अंग्रेजों ने मानी नहीं। सही है, उन्हें तत्काल कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। इसीलिए उनके आलोचक यानी गरम दल के नेता उनकी राजनीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति या पॉलिटिकल मेंडिकेंसी कहते थे। लेकिन उनके योगदान को असफलता कहना इतिहास के साथ अन्याय होगा। उदारवादियों के योगदान को ऐसे समझिए कि उन्होंने एक बंजर जमीन पर पहली बार हल चलाया। अच्छा। फसल भले ही तुरंत ना उगी हो, लेकिन उन्होंने जमीन को भविष्य की बड़ी फसल यानी गांधीवादी आंदोलन के लिए तैयार कर दिया था। मतलब उन्होंने नींव रखी। बिल्कुल, वे नींव के पत्थर थे जो दिखाई नहीं देते, पर पूरी इमारत उन्हीं पर टिकी होती है। उनका सबसे बड़ा योगदान था अंग्रेजी शासन के शोषक चरित्र को उजागर करना। दादा भाई नौरोजी और RC दत्त। हाँ, उन्होंने अपनी किताबों और भाषणों से ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को साबित किया। उन्होंने ही पहली बार देश को आर्थिक रूप से एक होने का तर्क दिया। दूसरा, उन्होंने भारत के लोगों में राजनीतिक चेतना जगाई और उन्हें आधुनिक राजनीति में प्रशिक्षित किया। और तीसरा, उन्होंने एक ऐसा अखिल भारतीय मंच तैयार किया जिसका इस्तेमाल बाद में तिलक, गांधी और नेहरू जैसे बड़े नेताओं ने किया। तो उनकी असफलता उनकी रणनीति में नहीं थी? उनकी असफलता अंग्रेजों के इरादों को सही सही न समझ पाने में थी। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम UPSC परीक्षा के नजरिए से देखें तो इससे किस तरह के सवाल बन सकते हैं? हाँ, चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले प्रीलिम्स शैली के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला सवाल हो सकता है, 19वीं सदी में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार थे? ए, प्रशासनिक एकीकरण, बी, रेलवे का विकास, सी, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, डी, उपरोक्त सभी। इसका जवाब तो डी होगा। और ये सवाल दिखाता है कि UPSC किसी एक कारण को नहीं बल्कि कई कारकों के मिले जुले असर को समझने पर जोर देता है। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए, 1857 का विद्रोह, बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सी, बंगाल का विभाजन, डी, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका जवाब है बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये सवाल सीधे सीधे एक कॉन्सेप्ट की समझ को परखता है। अब मेंस के लिए कुछ वर्णनात्मक प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। हाँ, एक मेंस शैली का प्रश्न हो सकता है। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए रेलवे और टेलीग्राफ ने जहां एक ओर भारत के आर्थिक शोषण को तीव्र किया, वहीं दूसरी ओर अनजाने में भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए 150 शब्दों में। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सिर्फ तारीफ या बुराई नहीं करनी, बल्कि इस बात को दोनों पहलुओं से तौलना होगा। फायदे क्या थे और नुकसान क्या थे, और दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े थे, ये बताना होगा। सही। एक और उदाहरण देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उदारवादियों के योगदान की विवेचना कीजिए। वे अपनी मांगों को मनवाने में काफी हद तक असफल क्यों रहे? 250 शब्दों में। इस सवाल के दो हिस्से हैं। जी। पहले में आपको उनके योगदान को गिनवाना है, जैसे आर्थिक आलोचना और राजनीतिक चेतना का प्रसार, और दूसरे हिस्से में उनकी असफलताओं के कारणों का विश्लेषण करना है। जैसे
उनकी रणनीति की सीमाएं और अंग्रेजों की असलियत को न समझ पाना। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए विषयों की गहरी और विश्लेषणात्मक समझ कितनी जरूरी है। सिर्फ तथ्यों को रटना काफी नहीं है, घटनाओं के बीच के कारण और प्रभाव के संबंध को समझना ही असली खेल है। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। लेक्चर में कहा गया है कि भारत ए नेशन इन मेकिंग, यानी एक निर्माणाधीन राष्ट्र था। ये प्रक्रिया 1947 में खत्म नहीं हुई। आज 21वीं सदी में वे कौन सी नई ताकतें हैं, चाहे वो तकनीक हो, अर्थव्यवस्था हो या सामाजिक बदलाव, जो भारत की राष्ट्रीय पहचान को लगातार गढ़ रही हैं और बदल रही हैं। ये गहन चर्चा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह के लेक्चर पर आधारित थी।